नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी मुस्लिम जगत की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, जिसकी नींव इसी बात पर रखी गई थी कि अगर मुस्लिम देशों के ऊपर कोई भी समस्या आती है तो उसे ये सारे के सारे मुस्लिम मुल्क मिलकर सुलझाएंगे, उस समस्या का रास्ता निकालेंगे। पर क्या वाकई ये हो पाता है? ये जितना संगठित होने की कोशिश करते हैं, क्या ये हो पाते हैं या फिर बिखर जाते हैं? दोस्तों, जब बात भारत की आती है तो ये संगठित हो जाते हैं, लेकिन जब बात यूएस या चीन की आती है तो ये असंगठित हो जाते हैं। यही इनका डबल स्टैंडर्ड है और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से अटैक होना शुरू हुआ है ईरान के ऊपर, तो कुछ मुस्लिम देश जो हैं वो यूएस की तरफ चले गए। उन्होंने यूएस इजराइल के अटैक को सही ठहराया, तो कुछ मुस्लिम देश ईरान साइड ले लिए और वो ईरान की तरफ चले गए और उनका कहना है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। बात अगर भारत की करें तो भारत में कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। खामनेई जो मारे गए इस अटैक में, उनको लेके पूरे भारत में काफी संवेदनाएं प्रकट की जा रही और होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि शिया जो समुदाय है वो ईरान से अपने आप को काफी कनेक्टेड मानता है, जुड़ा हुआ मानता है। और खमनेई का एक अच्छा खासा बेस भी आपको देखने को मिल जाता है कश्मीर के भीतर। हालांकि ये इल्जाम उनके ऊपर लगता रहा है कि 1990 में जिस तरीके से वहाँ से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी एक पार्टिसिपेशन था। लेकिन उससे बढ़ के जिस तरीके से आज पूरे देश में उनको लेके एक प्रोटेस्ट हुआ है कि अमेरिका को इस तरह से नहीं करना चाहिए था या इजराइल को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, खमनेई को नहीं मारना चाहिए था, और कुछ लोग तो बदला लेने की बात कर रहे हैं। ये वास्तव में जो हो रहा है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, इसके बारे में अभी कहना तो जल्दबाजी होगी। लेकिन इसके बीच में जो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र मानता है, उसके बाद भी पाकिस्तान में अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर 22 पाकिस्तानी मारे गए। ये बहुत ही चिंता का विषय है दोस्तों। आज मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान के चलिए अगर ये घटना भारत में हुई होती कि भारत में अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर अगर मुसलमानों को मारा गया होता, तो सीधे बात आ गई होती कि भारत के हिंदू जो है वो अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में भी यही घटना घटती है और वहाँ के शिया समुदाय के ऊपर गोली दागी जाती है, 22 शिया मुसलमान मार जाते हैं, तो उसकी चर्चा नहीं हो रही है या उसको कंडेम्ड नहीं किया जा रहा है। ये भी एक डबल स्टैंडर्ड है जो समझने वाली बात है। भारत में अगर कुछ गलत हो मुसलमान के साथ तो वो फिर गलत माना जाता है इस्लामिक जगत में, लेकिन अगर वही चीन उइगर मुसलमानों के साथ गलत कर रहा है तो फिर उसे गलत नहीं माना जाता है। ये ऐसा पेचीदा मसला है जो मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं सब सुलझा पाता है, या विश्व को समझ में नहीं आता है, या इस्लामिक जगत को समझ में नहीं आता है कि कब उसे संगठित रहना है, कब उसे असंगठित होना है, कब क्या करना है, कब नहीं करना है। ये बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात हो जाती है। मैं आज इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले बनारस के एक इलाके में जब कुछ दुकानों को तोड़ा गया तो ये कहा गया कि यहाँ पे ये मुस्लिम बहुल इलाका है और जितनी भी दुकानें हैं उसमें से 90% दुकानें मुसलमानों की, और यहाँ पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मेरी बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। बात जब किसी एक शहर के एक इलाके में मुस्लिम बहुल इलाके की होती है तो बात ये कहा जाता है कि हम मुसलमानों को टारगेट किया गया है। लेकिन अगर यही चीज आपको पाकिस्तान में हो जाए या चीन में हो जाए तो फिर ये बात दब जाती है। कुछ दिन पहले मैंने एक फुटेज भी देखा था जिसमें वर्ल्ड के काफी पॉपुलर मीडिया के लोग आके कवरेज दे रहे थे दाल मंडी के ऊपर कि किस तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो फिर आज वो कवरेज कहाँ गया जो हो रहा है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो जाता है और भारत के रेफरेंस में ही क्यों होता है? विश्व में कहीं कुछ भी हो, लेकिन तब तक माहौल शांत रहता है जब तक कि वो चीजें भारत में ना हो जाए।
और जिस तरह से भारत में प्रोटेस्ट हुआ है खमेनी के मरने के बाद, यकीन मानिए अगर आप ये चीन में किए होते या किसी दूसरे देश में किए होते तो स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई होती। वहां के अल्पसंख्यकों की अगर मैं बात करूं, चीन में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय रहता है, मुस्लिम समुदाय रहता है, वो जग जाहिर है। वहां के उनके ह्यूमन राइट्स, उनके मानवाधिकार या उनकी जो आजादी है उसको किस तरीके से खत्म कर दिया जाता है, ये सभी जानते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये मुस्लिम मुल्कों का जो संगठन है, समुदाय है, ये क्यों भारत को ही लेके बार बार टारगेट करता है? इनके जब अंदरूनी मसले होते हैं तो उस समय ये कहाँ चले जाते हैं? कुछ दिन पहले की घटना है जब ईरान ने बम्बार्डिंग की, और वो भी सऊदी अरब के ऊपर, दुबई के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठा हुआ है, वो अभी भी कर रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। पलटवार करते हुए इधर से भी अटैक किए जा रहे हैं। बार बार धमकी दी जा रही है ईरान को कि वो सचेत हो जाए, संभल जाए। सऊदी अरब भी कह चुका है कि अगर ईरान बाज नहीं आया तो वो अपने सारे के सारे सैनिकों को उतार देगा, वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इससे बढ़ के जो बात है वो यही है कि आखिर ये सब चीज़ें जो होती हैं ये डबल स्टैंडर्ड पे कैसे हो जाती है। भारत को लेकर जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भारत की सरकार जो है वो डबल स्टैंडर्ड लेकर चल रही है। हालांकि पिछले कई सालों से, लगभग 10 साल से अगर देखा जाए, 10-12 साल से, तो भारत सरकार के ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये बहुसंख्यकों का ख्याल रखती है, अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखती है। तो फिर आप उन्हें क्या कहेंगे जो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं? आज से कुछ वर्षों पहले की घटना है दोस्तों, जब पाकिस्तान में शियाओं को इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्होंने कुछ सुन्नियों को मार दिया था। अब ये पूरी घटना क्या है मैं कभी दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा। उसके बाद चुन चुन के सुन्नियों ने शियाओं को टारगेट किया, ये कह के कि काफिर काफिर, शिया काफिर। दोस्तों ये बहुत ही पेचीदा मसला है और ये मैं बात सबकी कर रहा हूं, ये सबको समझना चाहिए। ये इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही, यहाँ बात इस बात की है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड हो कैसे जाता है। और ये सबको समझना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिससे ये पूरी की पूरी कम्युनिटी बिलोंग करती है। तो आप इस पर सोचिए, अपनी राय दीजिए कि इस तरह की डबल स्टैंडर्ड की चीज़ें कैसे दिख जाती हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कैसे इसको रोका जाए। मिडिल ईस्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे इस्लामिक मुल्क को रोक सकता है, क्योंकि इस्लामिक मुल्क भी अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बात की जाए संसाधनों की तो सारे के सारे ऊर्जा के स्रोत अभी उन्हीं के पास हैं, चाहे वो आप तेल की बात कर लें या फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल सेंटर की बात कर लें। आज मुस्लिम जगत उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इनकी समस्या को कौन सुलझाएगा, कैसे सुलझाएगा और कब सुलझाएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।